नमस्कार। हिंदी साहित्य के अध्ययन के अंतर्गत आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिंब की। इससे पिछले वीडियो में हमने प्रतीक के बारे में चर्चा की थी। बिंब और प्रतीक में काफ़ी बार भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। इसी को स्पष्ट करने के लिए हम बिंब की चर्चा करते हैं और उसके पश्चात प्रतीक और बिंब में क्या अंतर है इसको भी समझेंगे, ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन की स्थिति ना हो। बिंब बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना। काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा ऐन्द्रिक अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। अब देखिए, प्रतीक भी एक शब्द चित्र था, एक शब्द था, और बिंब एक शब्द चित्र होता है। ठीक है, प्रतीक और बिंब में इन दोनों शब्दों का एक बार गौर दीजिए इस बात पे कि प्रतीक तो क्या है, एक शब्द चिन्ह है, और बिंब एक शब्द चित्र है। ये एक अंतर तो हमें यही स्पष्ट हो गया है। सीडी लेविस के अनुसार काव्य बिंब एक ऐसा भावात्मक चित्र है जो रूपक आदि का आधार ग्रहण कर भावनाओं को तीव्र करता हुआ काव्यानुभूति को सादृश्य तक पहुंचाने में समर्थ है। अब ये तो एक बिंब की परिभाषा हो गई है। परीक्षा में यदि पूछा जाए बिंब की कोई भी परिभाषा तो हम इसको लिख सकते हैं। आगे देखिए, कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता को पंत जी ने पल्लव की भूमिका में स्वीकार किया है। यह चित्र भाषा बिंब विधान से ही संभव हो पाती है। काव्य भाषा के लिए बिंब अपरिहार्य है। ये भावानुभूतियों को चाक्षुष रूप प्रदान करते हैं तथा काव्य में आकर्षण उत्पन्न करते हैं। बिंब द्वारा सृजित चित्र केवल रुक्ष शब्द चित्र ही न हो, अपितु इन शब्द चित्रों में भावों और अनुभूतियों को उद्वेलित करने की शक्ति भी होनी चाहिए, तभी बिंब को सार्थक कहा जा सकता है। पंत जी ने जो उनकी रचना है पल्लव, उसकी भूमिका में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी है कि कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता है। अर्थात कविता तभी प्रभावशाली नहीं बनेगी जब उसकी जो भाषा है वो चित्र भाषा हो, अर्थात इस प्रकार की भाषा हो कि उसको पढ़ते पढ़ते हमारे सामने उस कविता में जो बात कही गई है, जिस चीज़ का वर्णन किया गया है, जिसको आधार बनाकर वो कविता लिखी गई है, उसका एक चित्र सा हमारे सामने साथ साथ में प्रस्तुत होता रहे। तो ये जो कार्य है, ये जो भूमिका है, ये कौन निभाता है? ये बिंब। बिंब काव्य को चित्र भाषा प्रदान करता है। बिंब के 3 मूलभूत तत्व हैं: कल्पना, भाव और ऐन्द्रिकता। कोई भी बिंब जब निम्न गुणों से युक्त होता है तभी काव्य के लिए उपयोगी बन पाता है। बिंब के ये गुण हैं। ये तो है 3 तो मूलभूत तत्व हैं बिंब के। कौन कौन से? कल्पना, भाव और ऐन्द्रिकता। और बिंब के गुण क्या हैं? जैसे हमने प्रतीक की विशेषताएं देखी थी, उसी प्रकार से यहाँ पर ये बिंब के गुण हैं। भावनाओं को उत्तेजित करने की शक्ति एवं सामर्थ्य बिंब में होता है। बिंब में नवीनता एवं ताजगी आ जाती है कविता के अंदर। और औचित्य अर्थात प्रसंग के प्रति अनुकूलता एवं सार्थकता भी बिंब प्रदान करता है। सजीवता अर्थात बिंब इतना स्पष्ट होना चाहिए कि प्रमाता तुरंत ऐन्द्रिक साक्षात्कार कर सके। अर्थात किसी भी काव्य में जब इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, या जब बिंबों का प्रयोग किया जाता है, एक चित्र भाषा, बिंब अर्थात चित्र भाषा, या ऐसे शब्द चित्रों का प्रयोग किया जाता है, तो उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए कि वो भावनाओं को उत्तेजित करने की शक्ति में सामर्थ्य रखते हों, जो कि बिंब करेगा, और वो ही सार्थक बिंब होगा। जो बिंब है वो नवीन और ताजगी से भरे हुए होने चाहिए। औचित्य अर्थात जो प्रसंग चल रहा है उससे जुड़े हुए, उसके अनुकूल होने चाहिए, उस प्रसंग को सार्थकता देने वाले होने चाहिए। और जो बिंब हैं उनमें सजीवता होनी चाहिए, अर्थात इतना स्पष्ट होना चाहिए कि उसको पढ़ते ही एक तुरंत जो है हमारा उस वस्तु से साक्षात्कार हो जाए। तो बिंब के 3 मूलभूत तत्व हैं और ये निम्न बिंब के गुण हैं। आगे देखिए, बिंबों के भेद। बिंबों के अनेक भेद विद्वानों ने विभिन्न आधारों पर किए हैं, जिनमें से कुछ एक यहाँ पर प्रमुख है जो हम देख लेते हैं। पहला है ऐन्द्रिक बिंब। इसके अंतर्गत निम्न भेद आते हैं: चाक्षुक बिंब, श्रव्य या नादात्मक बिंब, स्पर्श्य बिंब,
घ्रातव्य बिंब एवं आसाध्य बिंब। अर्थात 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं और इसी आधार पर जो इंद्रिक बिंब हैं वो भी 5 ही हैं। अगला है काल्पनिक बिंब। काल्पनिक बिंब में कौन कौन से आ जाते हैं? स्मृति बिंब, कल्पित बिंब। एक होता है प्रेरक अनुभूति के आधार पर बिंबों के प्रकार, तो वो हैं सरल बिंब, मिश्रित बिंब, तात्कालिक बिंब, शंकुल बिंब, भावातीत बिंब, विकीर्ण बिंब। बिंब की समानता सादृश्यमूलक अलंकारों से बताई जा सकती है। डॉक्टर देवी शरण रस्तोगी के अनुसार बिंब प्राय अलंकारों की सहायता लेते हैं और इसी प्रकार अलंकार अंततः बिंब को ही लक्ष्य करते हैं। ये चीज़ हमने प्रतीक में भी पढ़ी थी कि हमारे हिंदी साहित्य में प्रतीकों का प्रयोग अलंकारों के माध्यम से किया जाता है और यही बात बिंब पर भी लागू होती है कि जो बिंब हैं वो भी प्राय अलंकारों की सहायता लेते हैं और अलंकार अंततः बिंब को ही लक्षित करते हैं। अर्थात किसी अलंकार को अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे सामने एक शब्द चित्र बनेगा ही बनेगा। अजरा पाउंड के शब्दों में बिंब बौद्धिक और भावात्मक संसृष्टि को उपस्थित करता है। वह संप्रेक्षित भाव को तीव्रतर बनाता है तथा किसी अनुभूति को प्रतिबिंबित ही नहीं करता अपितु उसे एक नए स्तर पर पुनर्निर्मित भी करता है। ये बिंब की एक अन्य परिभाषा है जिसको आप याद रख सकते हैं परीक्षा में लिखने के लिए। बिंब का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है काव्य भाषा को संक्षिप्त, केंद्रित और संगठित करना। शब्द की अपेक्षा बिंब अधिक संदर्भ सापेक्ष होता है। डॉक्टर केदारनाथ सिंह के अनुसार, अभी जो हमने परिभाषाएं देखी वो तो पाश्चात्य विद्वानों की थी। यहाँ पर एक अपने यहाँ पर इनके हिंदी साहित्य के एक विद्वान है केदारनाथ सिंह, कवि लेखक भी है ये। इनकी परिभाषा देख लेते हैं। तो इनके अनुसार बिंब यथार्थ का एक सार्थक टुकड़ा होता है। वह अपनी ध्वनियों और संकेतों से भाषा को अधिक संवेदनशील और पारदर्शी बनाता है। वह अभिधा की अपेक्षा लक्षणा और व्यंजना पर आधारित होता है। इन्होंने ये बिंब की बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है, बिंब का बहुत अच्छा अर्थ समझाया है कि बिंब है जो एक यथार्थ का ही एक सार्थक टुकड़ा होता है। मतलब बिंब क्या है, एक हकीकत ही होता है अपने आप में, कोई कल्पना नहीं होती है और वह अभिधा की अपेक्षा लक्षण और व्यंजना पर अधिक आधारित होता है। अर्थात वो सीधा सीधा समझ में ना आके लक्षणों पर और या फिर व्यंजना शब्द शक्ति पर आधारित होता है। देखिए ये हमने बिंब को पढ़ा, अब इसको हम एक बार फिर से इसका दोहरान कर लेते हैं आसान शब्दों में। सबसे पहले कि बिंब का अर्थ क्या है? बिंब का अर्थ होता है चित्र। शुक्ल जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि कविता का कार्य अर्थ ज्ञान कराना नहीं है, बिंब ग्रहण कराना है। ये शुक्ल जी ने कहा था। बिंब में कल्पना चित्र होता है, बिंब से ही अर्थ संप्रेषण होता है। बिंब कहीं भाव को अलंकृत करता है और चमकाता है तो कहीं साकार दृश्य ही हमारे सामने उपस्थित कर देता है। ये तो होगी बिंब की आसान शब्दों में परिभाषा या अर्थ। बिंब के भेद हमने देख लिए थे, एक बार उसका दोहरान कर लेते हैं थोड़ा सा कि बिंब का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, फिर भी इसके निम्न भेद हैं। दृश्य बिंब, ये वही हो गया। ऐन्द्रिक बिंब, जो हमने वहाँ पर ऐन्द्रिक बिंब देखे थे उन्हीं का दूसरा नाम दृश्य बिंब हो गया। इसके अंदर चाक्षुक, श्रव्य, स्वाद्य, घ्राण्य, स्पर्श बिंब आ जाएंगे। इसके अलावा भाव बिंब, वस्तु बिंब, जो कि हमने इसके भेद हम पीछे देख चुके हैं, वो बिल्कुल वैसे ही हैं। आचार्य शुक्ल ने बिंबों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। उन्होंने बिंब को रूप विधान कहा। अब ये एक छोटा प्रश्न बनता है कि शुक्ल जी ने बिंब को क्या नाम दिया है? शुक्ल जी ने बिंब को रूप विधान भी कहा है। उन्होंने बिंबों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया है कि प्रत्यक्ष रूप विधान, स्मृत रूप विधान और कल्पित रूप विधान, ये 3 प्रकार के रूप विधान होते हैं। रूप विधान अर्थात बिंब, ये शुक्ल जी की बिंब के लिए दी गई परिभाषा है। और बिंब को शब्द चित्र भी कहते हैं, ये हम पीछे देख ही चुके हैं कि बिंब क्या है। बिंब एक शब्द चित्र है और प्रतीक, जो हमने अपने पिछली वीडियो में देखा, वो क्या है? वो एक शब्द चिन्ह है। देखिए अब यहाँ हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अब इतनी देर हमने पढ़ा ही पढ़ा, एक उदाहरण नहीं देखेंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगा। उदाहरण देखिए, ज्योति जोन में मिली गई, नेकू ने परत लखाई, सोंधे के डोरे बंधी, अली चली संग जाई। तो यहाँ पर घ्राण्य बिंब है। घ्राण्य कैसे है कि जो युवती अर्थात युवती है वो बिल्कुल ही रोशनी में, चमक में मिल गई है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिहारी दास जी ने नायिका का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया है कि वो अत्यधिक सुंदर है, अत्यधिक उज्ज्वल है। इस वजह से वो चांद की जो चांदनी है उसमें बिल्कुल ही मिल गई है, दिखाई ही नहीं दे रही है। सोने के डोरे बंदी, उस नायिका के शरीर से जो सुगंध निकल रही है, बस उसी को महसूस करते हुए अली चली संग जाई, जो उस नायिका के साथ साथ उसकी अली अर्थात सखी गई थी, वो बस उसी सुगंध के सहारे सहारे जा रही है। अन्यथा तो वो जो नायिका है इतनी गोरी है कि वो चांदनी में बिल्कुल मिल गई है और दिखाई ही नहीं पड़ रही है।
यहाँ पर क्या है, ग्रहण्य बिंब कैसे हो गया कि सिर्फ सुगंध को सूंघा जा रहा है। हम एक इस प्रकार का शब्द हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। ये जो भाषा है ना, ये चित्र भाषा हो गई कि चित्र प्रस्तुत किया जा रहा है कि नायिका की सखी वो सूंघ रही है नायिका की सुगंध को और महसूस कर रही है कि यहाँ यहाँ वो जा रही है, वो उसके पीछे पीछे चली जा रही है। तो देखिए, एक तरीके का हम इसको पढ़ते पढ़ते हमारे सामने एक चित्र भी प्रस्तुत होता जा रहा है साथ साथ में। चाक्षुक बिंब देख लीजिए, जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से, अर्थात ये चाक्षुक बिंब हो गया ना, मतलब नेत्रों से हम इसको महसूस कर पा रहे हैं इन पंक्तियों को कि जो वनस्पतियां हैं वो अलसाई हुई सी उठी हैं और अब ऐसे लग रही है कि प्रातःकाल उठकर शीतल जल से अपना मुंह धो रही हैं। ये चाक्षुक बिंब हो गया, अर्थात नेत्रों से देखने जैसा एक शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। चलिए, ये तो हो गया बिंब। अब जो हमने पिछले वीडियो में प्रतीक देखा था और इस वीडियो में हम बिंब की बात कर रहे हैं, तो हम ये चर्चा कर ले कि बिंब और प्रतीक में आखिर अंतर क्या है। प्रतीक शब्द ही होता है किंतु बिंब शब्द नहीं होता है, मानसिक चित्र होता है। ये एक इनमें बड़ा अंतर है। जो प्रतीक है उसके लिए कोई ना कोई शब्द जरूर आएगा, उस शब्द को पढ़कर हमें समझ में आएगा कि ये चीज किसके लिए आई है। जैसे तिरंगा, तिरंगा लिखा हुआ होगा तो ही हम समझेंगे कि अच्छा भारत देश की बात चल रही है। लेकिन जो बिंब है उसके लिए कोई एक सटीक शब्द नहीं होता है, बल्कि एक प्रकार का चित्र ही। उन पंक्तियों को पढ़कर जो हमारे मन में जो एक चित्र बनेगा, मानसिक चित्र बनेगा, वो चित्र ही बिंब है। प्रतीक बिंब के आश्रित होता है जबकि बिंब प्रतीक आश्रित नहीं होता है। अर्थात जो प्रतीक है वो बिंब पर आश्रित होता है कि पहले एक शब्द हम उसको पढ़ेंगे, फिर हमारे मन में उसका चित्र बनाएंगे और तब जाके हमें वो स्थिति स्पष्ट होगी। अर्थात प्रतीक होता तो एक शब्द ही है किंतु वो बिंब पर बिल्कुल आश्रित होता है। किंतु जो बिंब है उसे प्रतीक की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात बिंब को समझने के लिए हमारे सामने किसी शब्द का होना जरूरी नहीं है। तीसरा है, बिंब तो अभिधा में भी रह सकता है किंतु प्रतीक लक्षणा के बिना जीवित ही नहीं रहता है। हालांकि बिंब भी अभिधा की अपेक्षा लक्षणा और व्यंजना में अधिक अच्छे से समझ में आता है, किंतु अभिधा में भी बिंब हो सकता है लेकिन प्रतीक अभिधा में हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं अलग अलग भाव भूमियों पर होते हैं। ये इनके अंतर हैं कि प्रतीक एक शब्द चिन्ह है जबकि बिंब एक शब्द चित्र है, मानसिक चित्र है, सिर्फ हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में बनता है। इसे हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमारे पाठ्यक्रम में ये दो बिंदु दिए गए हैं, प्रतीक एवं बिंब। तो इससे पिछले वीडियो में और इस वीडियो में इन दोनों की चर्चा हमने कर ली है। इनका आप अच्छे से दोहरान कर लें और उसके बाद में इनके अच्छे से नोट्स बना के अपने पास रखें, और ताकि हम परीक्षा में किसी भी प्रकार इनसे संबंधित किसी भी प्रश्न के उत्तर अच्छे प्रकार से दे पाए। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं किसी एक नए बिंदु के साथ। तब तक वीडियो इसी प्रकार से देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आप हिंदी साहित्य के इस अध्ययन से जुड़े रहें और घर बैठकर भी हम हमारे पाठ्यक्रम को पूरा कर पाएँ। धन्यवाद।